गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन फॉर एडजॉर्प्शन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर अधिशोषण, अधिशोषक, अवशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के विषय में बता दिया था। आज मैं आप लोग को यहाँ अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताऊंगा। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो अधिशोषण की दर को घटा देता है और क्या करता है, बढ़ा देता है। बच्चों, अधिशोषण के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां हैं। पहला है निम्न ताप। क्या है? निम्न ताप। पहला बच्चों है निम्न ताप। ठीक, निम्न ताप है आपका। दूसरा है यहाँ दाब में वृद्धि। क्या? दाब में वृद्धि। ठीक, दाब में वृद्धि। फिर उसके बाद अगला है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही मुख्य रूप से बच्चों तीन परिस्थितियां हैं अवशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए। अधिशोषण के लिए तीन परिस्थितियां हैं। पहला क्या है? निम्न ताप है। दूसरा दाब में वृद्धि है। तीसरा है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिन में आयरन की राड हुआ, आयरन का कोई भी वस्तु होता है तो उस पर जंग क्या होता है, बहुत कम ही मात्रा में लगता है। आप जानते हैं जब ठंडी आती है, टेम्परेचर लो होता है, तो उस समय आप देखेंगे कि आयरन की छड़ पर, आयरन की वस्तु पर बहुत जल्द ही, बहुत तेजी से क्या करता है, जंग लगता है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, निम्न ताप पर अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है? निम्न ताप पर अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को पहला पॉइंट बताऊंगा बच्चों। यहां हम लिखूंगा मुक्त अणुओं की संख्या। मुक्त अणुओं की संख्या। मुक्त अणुओं की संख्या और साम्यावस्था। यहाँ अधिशोषित अणुओं की संख्या। अधिशोषित अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या। अधिशोषित अणुओं की संख्या। तो बच्चों, अगर इस अभिक्रिया पर, एक प्रकार की अभिक्रिया है मुक्त अणुओं की संख्या, यहाँ इसका मतलब अधिशोषण के पहले यहाँ अधिशोषित अणुओं की संख्या, अधिशोषित अणुओं की क्या है, संख्या है। तो बच्चों, अगर हम इस अभिक्रिया पर ताप घटाते हैं तो साम्याग्र दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात अधिशोषित अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, ताप घटाते हैं तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर, अधिशोषण के अणुओं की संख्या घटेगी, मुक्त अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अर्थात अधिशोषण की दर घटेगी। निम्न ताप पर अधिशोषण की दर अधिक होगी और उच्च ताप पर अधिशोषण की दर कम होगी। मैंने आप लोग को पहले बताया, गर्मियों के दिन पर लोहे पर जंग बहुत कम लगता है, ठंडियों और नमी जब रहती है उस समय जंग क्या होता है, बहुत अधिक लगता है। अगला है यहाँ उच्च दाब। क्या? उच्च दाब। बच्चों, दाब में वृद्धि करने पर, ताप में कमी करने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। दाब में वृद्धि करने पर किसी चीज को ऐसे हम यहाँ, जैसे ये आपका अधिशोषक होगा, ये अधिशोष से होगा। अब हम किसी के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इस पर क्या यहाँ प्रेस करेंगे तो ऐसे यहाँ दबेगा। यहाँ जैसे है ये अधिशोष है, अधिशोषक है, तो हम यहाँ पर दाब बढ़ा देंगे तो अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दाब वृद्धि और ताप में कमी होने पर अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है बच्चों। और निम्न ताप पर और दाब में थोड़ी सी वृद्धि करने पर गैस अणुओं की अवशोषण दर बड़ी तीव्र गति से होती है। ठीक, अब अगला है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, अधिशोषक के कणों का सूक्ष्म होने के कारण उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रति ग्राम संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी पृष्ठीय मतलब यहाँ अधिशोषक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा तो वहां पर अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की दर बढ़ती है। ठीक, अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। ये तो और बच्चों कोलाइड जो कोलाइडी अवस्था के जो हमारे द्रव होते हैं उनमें अधिशोषण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये तो हो गया, मैंने आप लोग के यहाँ बता दिया अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अधिशोषण का महत्व। अगला टॉपिक है अधिशोषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का महत्व, अधिशोषण का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, अधिशोषण का महत्व। बच्चों, अधिशोषण के निम्नलिखित महत्व हैं। क्या अधिशोषण के निम्नलिखित महत्व हैं? पहला है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल आदि संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म अवस्था में ये उत्प्रेरक अभिकारक के पृष्ठ के सक्रिय केंद्रों में क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, जिससे अधिशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अभिकारक के सक्रिय केंद्रों पर ही क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है यहाँ बच्चों जो कोलाइडी कण होते हैं, क्या जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण धनावेश और ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश उनके पृष्ठ पर विलयन से आयनों का अधिशोषण होने के कारण होता है। ठीक, कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है बच्चों उनके पृष्ठ पर विलयन से आयनों के अधिशोषण होने के कारण होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ अधिशोषण के महत्व में, यहाँ पेयजल के शोधन में सकृत चारकोल का उपयोग किया जाता है। सकृत चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का क्या होता है, पेयजल के शोधन में प्रयोग किया जाता है। बच्चों जब सकृत चारकोल के स्तंभ में पेयजल को प्रवाहित किया जाता है तो पेयजल में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियां और अन्य अशुद्धियां सकृत चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं। ठीक, जैसे ही है आपका सकृत चारकोल का स्तंभ हो गया, मान लेते ही क्या है स्तंभ है, जब इसमें पेयजल को क्या किया जाता है, यहाँ से आउटलेट कर सकते हैं, यहाँ जब हम प्रवाहित करते हैं इसमें हम सकृत चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। जब इसमें से प्रवाहित करते हैं वाटर को, क्या वाटर को, तो इसमें जो वाटर में बच्चों कार्बनिक अशुद्धियां होती है और जो अन्य अशुद्धियां होती इस एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषण कर लिया जाता है। इसी पर क्या हो जाते हैं, अशुद्धियां अधिशोषित हो जाती हैं, तो हमारा जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब अगला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर जातव चारकोल और अस्थि चारकोल का उपयोग कई मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में कई उत्पादों को रंग देने वाले पदार्थों को निष्कासित करने में किया जाता है। ठीक, अस्थि चारकोल और जातव चारकोल का उपयोग औद्योगिक महत्व के कई उत्पादों से रंग देने वाले पदार्थों को निष्कासित करने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए चीनी प्रारंभ में पीले भूरे रंग की होती है, बाद में कलरलेस किया जाता है, अर्थात रंगहीन किया जाता है। तो बच्चों चीनी को रंगहीन करने के लिए पीले रंगहीन मतलब पीले भूरे चीनी के पीले भूरे
क्रिस्टल को जातो चारकोल के द्वारा उबाला जाता है, ठीक। तो उसमें से जो पीले और जातो चारकोल होता है वो पीले भूरे रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात उसके रंग को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों को मैंने आज अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताया, अधिशोषण का महत्व बताया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्म पर कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।